नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समाजवाद, किस तरह से समाजवादी विचारों का उदय हुआ, इससे संबंधित जानकारी हम इससे पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद भी जो है किस तरह से समाजवादी विचार पनपे और किस तरह से समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुई और वहीं पर सबसे पहले बड़े बड़े कारखाने खोले गए। कृषि की उन्नति के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए गए, बाड़ेबंदी इसकी नीति को अपनाया गया, जिससे गांव-गांव के हजारों छोटे किसान अपनी भूमि से बेदखल होकर के आजीविका की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे। कारखानों के भीतर की हालत काफ़ी कष्टप्रद थी, उसमें काम करने वाले मज़दूरों की स्थिति और भी ख़राब थी। उन्हें कम से कम मजदूरी देकर के अधिक से अधिक काम करवाया जाता था। बच्चों और स्त्रियों को काफ़ी काम करवाया जाता था और इनकी स्थिति जो है ऐसी स्थिति से द्रवित होकर के कई समाजवादी विचारक जो हुए हैं उन्होंने सुधारवादी नियमों को लागू करने की मांग की, लेकिन कारखानों के मालिक और उच्च मध्यम वर्ग के लोग इन्होंने बार बार सुधारों का विरोध किया। इससे मजदूर वर्ग को भारी जो है निराशा हुई। मानवतावादी विचारों का मानना था, जो विचारक थे मानवतावादी विचारक, इनका ये मानना था कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। और मध्यम वर्ग के कुछ जो प्रबुद्ध उद्योगपति थे ये अनुभव करने लगे कि मौजूदा स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा श्रमिकों में विद्यमान असंतोष कहीं क्रांति के रूप में नहीं बदल जाए। और कुछ राजनीतिज्ञ भी जो है श्रमिकों के असंतोष को दूर कर देश में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने के पक्ष में थे। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क ये ऐसे ही विचारकों में से एक थे। वह श्रमिकों को समाजवादियों के प्रभाव से मुक्त करना चाहता था, इसलिए उसने श्रमिकों के हितों में बीमा योजना और अन्य नियम लागू किए। इसी प्रकार से जो है रस्किन जैसे सुधारकों ने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि मजदूर सबके भले के लिए परिश्रम करता है, इसलिए उसकी स्थिति को सुधारना सभी का कर्तव्य है। और रॉबर्ट ओवेन की तरह एक जर्मन उद्योगपति वाल्टर राथनाउ, इन्होंने भी जो है अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से ये विचार प्रतिपादित किया कि आय के वितरण को तर्कसंगत बनाया जाए, मजदूरों को उसमें उचित हिस्सा दिया जाए, वंशानुगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन उद्योगपति उनके विचारों से सहमत नहीं हुए, उनके विचारों को ठुकरा दिया। वाल्टर पर उद्योगपतियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप तक लगाया। मजदूरों ने भी उसके विचारों का स्वागत नहीं किया और उन्हें जो है आशंका थी कि वाल्टर उनके आंदोलन को गुमराह करने के लिए ऐसी बातों का प्रचार कर रहा है। इस प्रकार उद्योग मालिक और मजदूरों के मध्य खाई ज्यों की त्यों बनी रही। और ये ठीक है, कुछ मानवतावादी संपन्न जो लोग थे श्रमिकों और मजदूरी की स्थिति को बेहतर बनाने की दृष्टि से कई प्रकार के विचार अभिव्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनके विचारों में एक मत नहीं थे वो। और अहम सवाल ये था कि श्रमिकों की भागीदारी किस उपाय से निश्चित की जाए, और इसी प्रश्न पर मतभेद बने रहे और कई विचार मूर्त रूप से नहीं ले पाए। इससे मजदूर वर्ग में असंतोष बढ़ता गया और उन्होंने स्वयं अपने ही बलबूते पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ठान ली। इसी प्रकार से जो है फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के युद्ध ने यूरोप के लगभग सभी देशों को आर्थिक स्थिति पर गहरा आघात पहुंचाया। इंग्लैंड या आर्थिक मंदी के भंवर में फंस गया। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। अपने हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने संगठन और यूनियन बनाने का प्रयास किया, तो सरकार ने नए नियम बना करके ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि फ्रांस की क्रांति ने जो है जिस स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत का प्रचार किया था
उनसे इंग्लैंड का शासक वर्ग वो डर रहा था, इसलिए उसने मज़दूरों द्वारा बनाए जाने वाले संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाए, अपितु मज़दूरों द्वारा की जाने वाली सभाओं पर रोक लगा दी। फिर भी मज़दूर लोग गुप्त रूप से जो है आपस में मिलते रहे। कुछ उग्रवादी मजदूर संगठनों ने तोड़फोड़ और हड़ताल जैसे उपाय का भी सहारा लिया। क्योंकि उद्योगपतियों को सरकार का समर्थन प्राप्त था, अतः उन्होंने तालाबंदी का सहारा लेकर के मजदूर को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया, परंतु इस प्रकार का संघर्ष बिल्कुल जो है असफल नहीं रहा। 1825 में सरकार ने मजदूर संगठनों पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया। इस प्रकार मजदूरों का संघर्ष चलता रहा और 1832 में सुधार अधिनियम में ने इनकी निराशा को और अधिक बढ़ा दिया। इस अधिनियम से केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही मताधिकार मिल पाया, मजदूर वर्ग मताधिकार से वंचित रह गए। 19वीं सदी के अंत तक लगभग सभी यूरोपीय देशों में औद्योगिक विकास हो चुका था और उनमें से कुछ देश तो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे सभी औद्योगिक देशों को समाजवादी और मजदूर आंदोलन से रूबरू होना पड़ा। औद्योगिक तकनीक का जितना विकास होता गया, उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उद्योगपतियों का मुनाफा भी उतना ही बढ़ता गया, लेकिन श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं हो पाई। इससे श्रमिक वर्ग में असंतोष बढ़ा और इस असंतोष की अभिव्यक्ति समय समय पर किए जाने वाले हड़ताल है, तालेबंदी है, प्रदर्शन है, इनके माध्यम से की गई। उद्योगपति अपने निजी मनोरंजन, पारिवारिक सुख सुविधाएं पर तो पानी की तरह पैसा बहाते थे, लेकिन मजदूरों के कल्याण के लिए जो है कोई कदम नहीं उठाए उन्होंने। इसके विपरीत अब भी पहले की भांति श्रमिकों से कम वेतन पर अधिक से अधिक काम करवाया जाता है। इससे समाजवादी और श्रमिक आंदोलन को गति मिली। इससे अब प्रारंभिक जो समाजवाद जो शुरू हुआ, शुरू में प्रारंभिक समाजवाद का स्वरूप किस प्रकार का था, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और इंग्लैंड में सबसे पहले जो है मानवीय श्रम के स्थान पर यांत्रिक श्रम का प्रयोग किया जाने, यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। मनुष्यों के मजदूरों की जगह बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए और ये स्वाभाविक ही था कि औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई समस्याओं का उदय भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ। पहले बतलाया जा चुका है कि बड़े बड़े कृषि फार्मों की स्थापना के फलस्वरूप छोटे छोटे जो किसान थे, छोटे खेत वाले, उनको जो है अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा और उन्हें नाम मात्र के मुआवजे से संतुष्ट कर दिया। इससे उनकी स्थिति खराब हो गई और उनमें से कई तो खेती और मजदूर बन गए और अन्य रोजगार के तलाश में औद्योगिक केंद्रों की तरफ चले गए। किसानों की स्थिति, प्रारंभिक समाजवाद को जन्म दिया इसने। किसानों की स्थिति, थॉमस पेन ये जो विचारक हुए हैं, इन्होंने भूमि के समाजीकरण पर जोर दिया और कहा कि भूमि पर समाज का स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। और उसका ये भी कहना था कि बड़ी बड़ी जागीरों के नए जो उत्तराधिकारी हैं उनसे भारी शुल्क लिया जाए, भूमि पर काम करने वाले खेती और मजदूरों की अधिक सुविधाएं दी जाए, प्रसव काल के दौरान महिला श्रमिकों के वैतनिक अवकाश, वृद्ध श्रमिकों को पेंशन दी जाए। लेकिन समाज के नेताओं और राजनीतिज्ञों ने इस प्रकार के विचारों को स्वीकार नहीं किया और इसी प्रकार ये स्विस के इतिहासकार हैं सिसमोंडी, जो कि अपने समय के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने इंग्लैंड के श्रमिकों और किसानों की दयनीय स्थिति के संदर्भ में अपनी बात खुल करके जो है रखी वो, और इस स्थिति के लिए हस्तक्षेप की नीति उत्तरदायी है। उनका ये मानना था कि सरकार को औद्योगिक विकास से उत्पन्न होने वाली सामाजिक दुष्परिणामों की रोकथाम के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा निर्धन वर्ग की स्थिति और भी खराब हो जाएगी और निम्न वर्गों का बढ़ता असंतोष विस्फोटक स्थिति ला सकता है। इसी प्रकार से जो है प्रारंभिक समाजवाद और फिर जो है ये मार्क्सवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बोला जाता है इसको, मार्क्सवादी समाजवाद को। कार्ल मार्क्स और ये एलेक्स द्वारा समाजवाद की जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया था उसे मार्क्सवादी अथवा वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित समाजवाद। कार्ल मार्क्स के द्वारा
प्रतिपादित समाजवाद वो है वैज्ञानिक समाजवाद। वो वैज्ञानिक समाजवाद है। मार्क्स के पहले जिन ब्रिटिश और फ्रेंच विचारकों ने समाजवादी विचार व्यक्त किए थे वे पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की कटु आलोचना करते थे। ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बतलाया कि यह विषमता किन कारणों से पैदा हुई है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझने का प्रयास नहीं किया। इन विचारकों द्वारा न तो परिवर्तित घटनाक्रम की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी और न विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई क्रियात्मक व्यावहारिक दर्शन प्रदान किया गया। यह काम मार्क्स ने किया। इसके द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर के विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यावहारिक दर्शन है और इस दृष्टि से इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स का समाजवाद ये इतिहास के सूक्ष्म अध्ययन और उसके विश्लेषण पर आधारित है। इतिहास के विकास को समझने के लिए ये हीगल का जो है द्वंद्वात्मक पद्धति उसको समझा जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स इन्होंने आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का विकास किया और इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करके साथ ही साथ पूंजीवाद के अंत कर वर्गहीन समाज की स्थापना करने के लिए विधिवत प्रक्रिया भी निरूपित की। केवल इतना ही नहीं, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उसके द्वारा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, इन शब्दों में श्रमिक वर्ग की क्रांति का आह्वान किया था उसने। श्रमिक वर्ग को संगठित करने की दृष्टि से 1864 में यह प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। ये लंकास्टार के अनुसार मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो प्रमुख आधार हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहा जाता है इसको। एक तो यह है कि यह वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर आधारित है। दूसरी बात, यह पुरानी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से ही नहीं समझता बल्कि नई व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। इस वजह से जो है इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ये महान क्रांतिकारी विचारक, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये 5 मई 1818 को जर्मन में राइन नदी के तटवर्ती प्रशियन प्रांत के ये ट्रायर नामक स्थान पर एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता यहूदी धर्म को त्याग करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया उन्होंने, और प्रारंभिक शिक्षा जो है उसके भावी ससुर और एक उदार विचार वेस्टफैलन के घर पर एक विद्यालय में हुई। 17 वर्ष की आयु में बान विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए वो, लेकिन कानून की पढ़ाई में मन नहीं लगने पर उसने दर्शन और इतिहास का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उसने विषयों का अध्ययन किया और इसी समय मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आया और उसने जो है उससे वो बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 1842 में मार्क्स एक उदार प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले समाचार पत्र यह रिंचे जितुंग का संपादक बन गए और शीघ्र ही जो है उसने एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। 1843 में मार्क्स ने वेस्टफैलन की पुत्री जेनी से विवाह कर लिया और दोनों पेरिस चले गए, लेकिन उसके क्रांतिकारी विचारों से फ्रांसीसी सरकार भी घबरा गई। उसे फ्रांस से निर्वासित कर दिया गया और 1845 में विभिन्न कष्टों का सामना करता हुआ इंग्लैंड जा पहुंचा
और अपनी मृत्यु पर्यंत जो है वो वहीं पर रहा। इंग्लैंड ने मार्स से एक उद्योगपति ये एलिक्स के संपर्क में आया और शीघ्र ही दोनों प्रगाढ़ मित्र बन गए। एलिक्स ने मार्स को न केवल आर्थिक सहयोग दिया बल्कि समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी पूरा सहयोग दिया। 1848 में दोनों ने मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की। दोनों ने मिलकर के साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन। इसके अलावा जो है मार्स ने श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य और 1845 में उसने इंग्लैंड में आबाद जर्मन श्रमिकों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन स्थापित की। इस प्रकार उसने ब्रुसेल्स में भी श्रमिकों का एक समुदाय प्रारंभ किया जिसका वह स्वयं भी सदस्य बना। और 1847 में उसने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की एक प्रथम कांग्रेस और उसका नाम जो है कम्युनिस्ट लीग रखा। और 1864 में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय इस प्रकार का संगठन किया जो विश्व में प्रथम इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। प्रथम इंटरनेशनल, यह प्रथम इंटरनेशनल क्या है? प्रथम इंटरनेशनल, यह प्रथम इंटरनेशनल श्रमिकों का संगठन है। श्रमिकों का संगठन जो मार्क्स के द्वारा कार्ल मार्क्स जो मार्क्स के द्वारा जो है लंदन में बनाया गया। कार्ल मार्क्स के द्वारा लंदन में 1864 में बनाया गया। ये प्रथम इंटरनेशनल कहलाता है। इसको प्रथम इंटरनेशनल बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये समाजवादी विचार पनपे। ये प्रथम इंटरनेशनल जो बनाया गया और समाजवाद का जो विकास हुआ, जिसमें अलग अलग श्रमिक संगठन बनाए गए। अब ये रूस में जो है किस तरह से समाजवाद पनपा। रूस में समाजवाद यह रूस संसार का सबसे बड़ा देश था। रूस में समाजवाद, रूस में समाजवाद किस तरह से समाजवाद पनपा रूस में। यह संसार का सबसे बड़ा देश था रूस, और इस विशाल देश में प्राकृतिक साधनों की भी कमी नहीं थी। प्राकृतिक साधन भी प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन सामंती व्यवस्था और भूदासत्व यानी कि कृषक दास, इसके चलते प्राकृतिक साधनों का उपयोग या दोहन नहीं हो पाया था। और 1861 में भू दासत्व उन्मूलन के बाद, यानी कि कृषक दास जो प्रथा थी, ये उन्मूलन के बाद, उसके समाप्ति के बाद, विशेषकर अलेक्जेंडर तृतीय ने के शासनकाल में 1881 से 1894 में रूस का तेजी के साथ औद्योगिक विकास हुआ। मास्को और उराल प्रदेश जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अनेक नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने लगे रूस में। दोनेत्स बेसिन में कोयला खनन, क्रिवोई रोग प्रदेश में जो है बड़े पैमाने पर लौह खनन विकसित हुए। दक्षिणी यूक्रेन प्रदेश में बड़े बड़े धातु कर्म कारखाने स्थापित किए गए। 1861 के बाद हजारों किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया, जिन्होंने देश के केंद्रीय प्रदेशों को दूरस्थ सीमा तक इलाकों से जोड़ा
और वहाँ के समृद्ध खनिज भंडारों को रूसी उद्योग की पहुँच के भीतर ला दिया। वाकू और काकेशिया के तेल क्षेत्र में का भी विकास हुआ। उद्योगों को मजदूरों की कमी की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कि पिछले 40 वर्षों में उसकी आबादी जो है ये 7.4 करोड़ से बढ़कर के 13.8 करोड़ हो गई थी। और दूसरी तरफ जो है करोड़ों किसान जिनके पास या तो बहुत ही कम ज़मीन थी या बिल्कुल ही नहीं थी, तो किसी भी जो है शर्त पर काम करने के लिए वो तैयार थे। इसके अलावा रूसी सरकार ने उद्योगों को संरक्षण देने की नीति भी अपनाई। रूसी पूंजीपतियों से उद्योगों में अपना धन लगाने की अपील की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई। विदेशियों को भी रूस में अपनी पूंजी लगाने, कारखाने स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया गया। परिणाम स्वरूप रूस एक औद्योगिक देश बन गया और औद्योगिक विकास से जो है देश के श्रमिक और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति संगठित होने लगे। मजदूर लोग कारखानों के माध्यम से एक दूसरे के समीप आए और अपने संगठन स्थापित किए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने हड़तालें आदि करना प्रारंभ कर दिया। उनके आंदोलन से रूस में समाजवाद का उदय हुआ, मजदूरों के आंदोलन से। 1861 में भू दासत्व उन्मूलन के बाद भी किसानों की दयनीय स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया और उनकी दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर के कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बना करके एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के समर्थकों को ये नारोदनिकी कहा जाता था। समाजवादी आंदोलन के जो समर्थक थे वे चाहते थे कि किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया जाए और अपने कार्यकलाप को एकबद्ध करने की आवश्यकता को समझकर उन्होंने ये जेमलिया इवोला यानी कि ज़मीन और आबादी नामक जो है ये गुप्त संगठन बनाए इन्होंने। और इसी के साथ जो है अपने विचार कार्य की सफलता इनको नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक हत्याओं और अपने संघर्ष का सर्वोच्च साधन मानने लगे, जो सरासर ये गलत तरीका था। जब नारोदनी के देहातों में किसानों के बीच अपना प्रचार कर रहे थे तो उन्हें वर्षों में जो है नगरों में मजदूरों का सामूहिक आंदोलन बल पकड़ रहा था और रूस में मजदूरों की हड़तालें लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके साथ साथ मजदूर एकता की आवश्यकता भी उसकी समझ भी बढ़ती गई और 1875 में ये 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की गई मजदूरों की। उसमें 2 गुप्त संगठन में ये ओदेसा बंदरगाह में दक्षिणी रूस मजदूर संघ और सेंट पीटर्सबर्ग में उत्तरी रूस मजदूर संघ। लेकिन सरकारी दमन चक्र के कारण ये दोनों संघ भी अधिक नहीं चल पाए और 1882 में ये भूतपूर्व नारोदनिकी जो थे प्लेखानोव, इन्होंने जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का रूसी में अनुवाद किया, रूसी भाषा में। और 1883 में उसने उसके सहयोगियों ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में पहले रूसी समाजवादी जनवादी संगठन की स्थापना की और इस दल ने मार्क्सवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक प्रचार किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत से समाजवादी गुट इससे संबंध होने लगे और 1898 में एक नई रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया गया। लेकिन यह पार्टी जो है व्यावहारिक रूप ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अनेक नेताओं को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि देश भर में बिखरी भूमिगत समितियों और ग्रुप दोबारा जो है केंद्रीय नेतृत्व से वंचित हो गए और 1900 में जो है मार्क्सवादी क्रांतिकारियों ने विदेश से इसको चिनगारी बोलते हैं, इसका को नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और विदेश में मुद्रित इसका की प्रतियां रोमानिया, ईरान, फिनलैंड, जर्मनी, अन्य देशों की ये राह चोरी से रूस तक जा पहुंची। और इसी समय 1901 में क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना की गई। 1898 में स्थापित रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, इसकी दूसरी कांग्रेस 1930 में लंदन में आयोजित की गई। इस अवसर पर लेनिन और उसके अनुयायी इनका एक दूसरा ग्रुप के साथ संगठन नीति के सवालों पर गहरा मतभेद पैदा हो गया।
लेनिन और उसके अनुयायी रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहते थे, जबकि विरोधी गुट जो है वो मजदूर वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग के सहयोग से रूस में जनतंत्र स्थापित करना चाहते थे। दल के नेतृत्वकारी निकायों के चुनाव में लेनिन और उसके समर्थकों को भारी मत मिले, जिसके कारण ये तभी से जो है बॉल्शेविक यानी कि बहुमत वाले, और उसके विरोधी मेंशेविक, ये दो प्रकार के मत, बॉल्शेविक और मेंशेविक। बॉल्शेविक बहुमत वाले और मेंशेविक अल्पमत वाले, जिनको ज़्यादा मत प्राप्त नहीं हुई, ये कहलाने लगे। दूसरी कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पार्टी का कार्यक्रम स्वीकार किया जाना था, और कार्यक्रम के दो हिस्से थे, एक तो न्यूनतम कार्यक्रम और एक अधिकतम कार्यक्रम। न्यूनतम कार्यक्रम ये जारशाही के स्वेच्छाचारी शासन का अंत करना और गणराज्य की स्थापना करना, और सभी जातियों को समान अधिकारों की और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रत्याभूति। 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करना कि मजदूर जो है केवल 8 घंटे तक काम करें, और देहाती में जो है सामंती प्रथाओं का समाप्त किया जाना। और अधिकतम कार्यक्रम था ये समाजवादी क्रांति और समाजवादी समाज का निर्माण करना। ये 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। इस प्रकार से जो है रूस में ये समाजवादी विचारधारा पनपी, और इस समाजवादी विचारधारा के कारण ही रूस में फिर बोल्शेविक क्रांति हुई। समाजवादी आंदोलन, और समाजवादी आंदोलन के बाद है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति की भूमिका, क्या भूमिका रही बोल्शेविक क्रांति की? (1789) की फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति 1789, और इसके बाद जो है, इसके बाद शुरू हो जाती है फिर बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति 1917 की बोल्शेविक क्रांति। भाई जहाँ पर फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का संदेश दिया, और वहीं पर जो है ये बोल्शेविक क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता का संदेश दिया। इसने क्या संदेश दिया? फ्रांस की क्रांति का संदेश, और ये फ्रांस की क्रांति का इसका संदेश। अब इसका संदेश क्या था? फ्रांस की क्रांति का संदेश था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। जबकि बोल्शेविक का संदेश, बोल्शेविक का संदेश और बोल्शेविक का संदेश था सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता। ये बोल्शेविक क्रांति का संदेश था। ये
इसके अलावा इस क्रांति ने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये क्रांति ऐसी परिस्थितियों में हुई जबकि रूसी सेनाएं जर्मनी के हाथों से निरंतर पराजित हो रही थी, निरंतर हार रही थी। फिर भी ये कहना कि महायुद्ध की पराजय के कारण ही क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन ये सही है कि महायुद्ध ने क्रांति की प्रक्रिया को और भी तेज बना दिया। ये क्रीमिया युद्ध, रूस जापान युद्ध, इनमें जो है रूस की सैनिक पराजय के बाद ये जार का जो निरंकुश शासन था, राजतंत्र को प्रबल आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा और विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए सुधारों की योजना भी बनाई गई कि किस तरह से जो है सुधार किया जाए, विरोधी संतुष्ट हो जाएं। लेकिन सुधारवादियों को इसमें संतोष नहीं हुआ और 1905 में क्रांति हुई। 1905 की रूसी क्रांति में 1917 की रूसी क्रांति के सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। क्रांतिकारियों को कुछ सफलता भी मिली, लेकिन उनके पारस्परिक मतभेद के कारण ये जार निकोलस ने ये स्टालिपिन की सहायता से फिर अपना प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया और महायुद्ध के आरंभ तक निर्जीव ड्यूमा के अतिरिक्त क्रांति का कोई भी चिन्ह बाकी नहीं रहा था। ये जार की सफलता थी, लेकिन क्रांति की आग बुझी नहीं थी। क्रांतिकारी अवसर की ताक में थे। दूसरी तरफ जार निकोलस द्वितीय ने अपने शासन के अंतर्गत समृद्ध हो रहे भ्रष्टाचार और विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। महायुद्ध के आरंभिक काल में देशभक्ति के जोश के सामने क्रांति का जोश थोड़े समय के लिए दब अवश्य गया, लेकिन बहुत से रूसी नेताओं का मानना था कि इस समय निरंकुश जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध उदारवादी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ रूस का सम्मिलित होना स्वयं रूसियों के लिए भी लाभदायक रहेगा। किंतु जार का अयोग्य और भ्रष्ट शासन देशवासियों की राष्ट्रीय भावना का लाभ न उठा सका और 1917 की क्रांति ने रूस की निरंकुश जारशाही को समाप्त कर दिया और रूस को एक साम्यवादी देश बना दिया। इस बोल्शेविक क्रांति ने 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई। 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई। अब वो दो क्रांतियां कौन सी? दो क्रांतियां में जो है एक क्रांति हुई मार्च 1917 में, मार्च 1917 में हुई, और एक हुई नवंबर 1917 में। लिप्सन का यह मानना था कि क्रांति तो एक ही थी, लेकिन इसके जो अध्याय थे वो दो थे। क्रांति का राजनीतिक अध्याय ये मार्च की क्रांति में था, जिसमें निरंकुश जार को सिंहासन छोड़ना पड़ा, और क्रांति का दूसरा अध्याय नवंबर की क्रांति था, जिसमें बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं इसको बोल्शेविक क्रांति, जिसके फलस्वरूप उसमें किसान मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। ये दो प्रकार की क्रांतियाँ थी। उसके बाद रूस में ये बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे?